तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। प्याज की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण और उपाय, गोभी वर्गीय फसलों में कीट और रोगों से नुकसान एवं इनका नियंत्रण, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान, अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने प्याज की फसल लगा रखी है उसमें इस वक्त कई प्रकार के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल की उचित बढ़वार में बाधा डालते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन रोगों की पहचान कर इनका समेकित नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं उदयपुर राजस्थान के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन से। किसान भाइयों, प्याज में मुख्य रूप से जो कीड़े पाए जाते हैं या बीमारियां पाई जाती है उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मुख्य रूप से जब अगर बीमारियों की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें मुख्य रूप से बैंगनी धब्बा रोग है, जिसको अपन पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं। इस रोग में आप देखेंगे कि किसान भाइयों जो इसका प्याज का तना है या पत्ती है या जिसको डंठल कहते हैं, उस डंठल पर शुरुआत में आप देखेंगे कि सफ़ेद और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और मध्य भाग उसका आप देखेंगे तो बैंगनी गुलाबी रंग का होता है और धीरे धीरे ये धब्बे जो है काले भूरे पड़ने लगते हैं, काले रंग के हो जाते हैं और बाद की अवस्थाओं में आप देखेंगे कि जो पत्ती है या डंठल है मुड़ जाएगा और लटक जाएगा और पत्तियां जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती है। इन तरह के पौधों से अगर अपन बीज प्राप्त करते हैं तो बीज प्राय या तो बनते ही नहीं है, बन भी जाए तो वो सिकड़े हुए होते हैं। तो जिन काश्तकारों ने अभी प्याज लगा दिया है तो वो ये ध्यान रखें कि इसमें जैसे ये बीमारी के लक्षण दिखाई देवे तो आप क्या करें कि कोई भी कवकनाशी या फफूंदनाशी जो है उसका हमें छिड़काव करना है, जैसे कि M45 है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। और एक चीज़ ध्यान रखें किसान भाइयों की, प्याज तो चिकना होता है तो इसका छिड़काव जब भी करें तो उस वक्त हमें कुछ स्टिकर जो है या चिपकने वाले पदार्थ के रूप में 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। या इसके अलावा हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से क्लोरोलोथेनिल दवाई, एक फफूंदनाशी भी आता है, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा मुख्य रूप से जो रोग है इसमें जो उसको हम झुलसा कहते हैं, इस रोग में आप देखेंगे कि जो पौधे की पत्तियां एक तरफ से तो आपके हरी दिखाई देगी और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पत्तियां जो है वो पीली दिखाई देगी। तो यह झुलसा की मुख्य पहचान है और जो पत्तियों पर जो है वो धब्बे धारियों के रूप में पड़ जाते हैं। तो ये झुलसा की मुख्य रूप से पहचान है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करना है। इस छिड़काव को हमें 15 दिन पर वापस इसको दोहराना है। तीसरी इसकी मुख्य बीमारी है जिसको कि हम व्हाइट रोट या सफ़ेद सड़न रोग नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में आप देखेंगे कि जो पौधा है वो ऊपर से नीचे की तरफ, उसकी पत्तियां हैं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती है, जिसको हम डाई बैग भी कहते हैं। और खासकर आप जब उस पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे, जो उसके जो बल्ब हैं या जो प्याज है उसके चारों तरफ सफ़ेद कलर की फफूंदी बन जाएगी और मध्य में आप देखेंगे कि काले कलर की स्क्लोरेशिया
बन जाएगी। ये इस रोग की मुख्य पहचान है और धीरे धीरे पौधा खत्म ही हो जाएगा। तो इस रोग से निजात पाने के लिए किसान भाइयों ये हमेशा ध्यान रखें, ये रोग दिखाई दे तो हमें कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। अगली बार किसान भाइयों जब हम प्याज बो रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम जो मित्र फफूंद है, इसको हमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब बुआई कर रहे हैं उस वक्त हमें गोबर की खाद के साथ अच्छी तरह मिला के हमें इसको छिड़काव करना है। चौथा प्रमुख रोग है किसान भाइयों जीवाणु मृदुगलन या बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट भी कहते हैं। इस रोग में ये जीवाणु के द्वारा होता है किसान भाइयों। इस रोग में आप देखेंगे कि ये ज्यादातर समस्या तो जो कंद है, खड़ी फसल में भी इसका नुकसान होता है। खड़ी फसल में पौधे पीले पड़ने लगते हैं। तो इस रोग से हमें निजात पाने के लिए ये ध्यान रखें, स्टेप्टोसाइक्लिन को हमें 1 ग्राम को हमें 4 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह हमें इनको छिड़काव करना है। एक और इसका मुख्य रोग है पीला धब्बा वायरस रोग, या इसको हम आयरिस येलो स्पॉट वायरस भी कहते हैं। यह किसान भाइयों एक वायरस जनित रोग है जो कि आप देखेंगे कि जो थ्रिप्स होती है वो इस बीमारी को संचारण करती है, या एक थ्रिप्स जो एक वेक्टर का काम करती है। इसमें आप देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पौधा पीला पड़ के खत्म हो जाता है। इस रोग से निजात पाने के लिए किसान भाइयों ब्यूवेरिया बेसियाना जो एक फफूंद है, उसका लाभदायक फफूंद है, इसको हम 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका हम छिड़काव करेंगे तो इस रोग से निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों हमें नीम ऑयल जो आता है बाजार में, उसको 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। अभी प्याज में किसान भाइयों स्पॉट रोग भी आ जाता है। आप उसमें देखेंगे कि जो प्याज की जो गर्दन है वो काली पड़ जाती है और काली काली फफूंद आ जाती है, जिसको हम प्याज का स्पॉट कहते हैं। इस रोग से निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें M45 फफूंदनाशक दवाई है, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों प्याज में जो विभिन्न प्रकार के जो रोग आते हैं, अगर समय समय पर इनका सही समय से सही तरीके से और सही विधि से इसका अगर प्रबंधन किया जाएगा तो प्याज के रोगों पर निजात पाया जा सकता है और साथ ही आपके आमदनी और उपज में वृद्धि होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। गोभी वर्गीय फसलों में कीट और रोगों से नुकसान एवं इनका नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की खेती अपने प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन इस फसल में हानिकारक कीटों एवं रोगों के कारण काफी नुकसान भी होता है, जिससे कि फसल की उपज में भारी गिरावट होती है। इसलिए जरूरी है कि गोभी में लगने वाले कीट एवं रोगों की रोकथाम की जाए, जिस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाली के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार। मैं आज आप जो रबी फसल है उसकी सब्जियों खेती, जो सबसे प्रमुख खेती होती है, जो गोभी वर्गीय पौधे हैं, उसके जो कीट व्याधियां है उसके रोकथाम की बात करूंगा आज। किस तरह से नियंत्रण करके अच्छे से अच्छे फायदा उठा सकते हैं, उसमें आमदनी किसान ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान जो है इस सारी बातों को न जानते हुए भी काफ़ी उल्टा पुल्टा दवाई देते रहते हैं और उसके काफ़ी नुकसान होते हैं, क्योंकि जिससे न तो कीड़े मरते हैं न किसानों को फायदा होता है। फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में कई प्रकार के कीटों एवं रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माहू कीट के बारे में, जिसे मोइला या एफिड के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट फूल गोभी एवं पत्ता गोभी की पत्तियों से रस चूसकर फसल को कमजोर बना देते हैं, जिसके कारण फसल से बहुत कम उत्पादन मिल पाता है। इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। उसके कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप इमिडाक्लोपिड जो बाजार में काफी प्रमुख होती है, काफी इफेक्टिव है, नियंत्रण करने के लिए काफी प्रमुख अच्छी दवाएं हैं। इसके अलावा आप कट वर्म करके आती है, जिससे जिसके पौधे तने होते हैं नीचे से कट जाते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस होती है 20 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से उसको छिड़काव करें ताकि उससे नियंत्रण होती है। इसमें सबसे और प्रमुख जो
बीमारी होती है वो काला सड़न रोग रहता है। काला सड़न रोग जिससे उसमें क्या होती है, पत्तियों में भी आकार की जो एक बनती है, ताकि उसमें ऊपर से नीचे से की तरफ है वो भी आकार की एक काले धब्बे बनते हैं, जिससे उसको पत्ते नुकसान होते हैं, जिससे आपको पौधे का बढ़वार होता है, जो उसका मुश्किल हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन बाजार में जो एंटीबायोटिक के नाम से काफी मशहूर है, वो उसका छिड़काव करें। इसके अलावा फूल गोभी एवं पत्ता गोभी की फसल में झुलसा रोग भी लगता है। इस रोग में पत्तियों पर गोल आकार के छोटे से बड़े भूरे धब्बे बन जाते हैं तथा उनमें छल्ले नुमा धारियां बन जाती हैं। अंत में ये धब्बे काले रंग के हो जाते हैं। झुलसा रोग जो उससे भी नुकसान के लिए जो फंगीसाइड है, जो मैनकोजेब, और इसका स्प्रे कर सकते हैं और जिससे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान में रख के आप इसका छिड़काव करके और आप अच्छे से अच्छे पैदावार ले सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे इसका फायदा आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, आप कीटों एवं रोगों का नियंत्रण करके फूल गोभी एवं पत्ता गोभी से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गत सप्ताह के तापमान गेहूं की सभी अवस्थाओं की फसल की बढ़वार हेतु अनुकूल रहे तथा इस सप्ताह के अंत में संभावित हल्की बारिश गेहूं की फसल हेतु लाभकारी रहेगी। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में बोई फसल गांठ बनने की अंतिम अवस्था में है। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में बोई गेहूं की फसल इस समय कल्ला बनने की अवस्था में है। अतः ऐसी फसल में 30 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ बुरकाव करें। साथ ही इस सप्ताह संभावित हल्की बारिश के बावजूद किसान भाई दोनों ही अवस्थाओं की फसल में हल्की सिंचाई अवश्य करें। खेत में खड़े खरपतवारों जैसे बथुआ, हिरणखोरी, कृष्णनील आदि को हंसिया की सहायता से जमीन की सतह से काटकर खेत से बाहर कर दें। पिछले दिनों के मौसम के कारण गेहूं की देर से बोई फसल की पत्तियां पीली पड़ गई हैं तथा फसल की बढ़वार रुक सी गई है। ऐसा फसल में जिंक तत्व या नाइट्रोजन की कमी के कारण हो सकता है। अतः ऐसी फसल में 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2 किलोग्राम यूरिया का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से एक छिड़काव दिन में उस समय करें जब पत्तियों पर ओस न जमा हो तथा धूप खिली हो। यदि यूरिया का छिड़काव पहले कर रखा हो तब यूरिया के स्थान पर 1 किलोग्राम बुझे हुए चूने के पानी का प्रयोग करें। ऐसे मौसम में गेहूं की फसल में किसी प्रकार के रोग लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः गेहूं की किसी भी अवस्था की फसल में इस सप्ताह किसी प्रकार के रसायन का छिड़काव न करें। पिछले दिनों का मौसम खेतों में खड़ी मटर, चना एवं मसूर की फसलों की अच्छी वृद्धि हेतु लाभप्रद रहा तथा इस सप्ताह संभावित हल्की बारिश होने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई इन फसलों में सिंचाई न करें तथा मौसम साफ होते ही निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालें। ऐसे मौसम में इन फसलों में किसी प्रकार के कीट अथवा बीमारी लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः इनमें किसी प्रकार के कीटनाशी अथवा फफूंदनाशी का कोई छिड़काव इस सप्ताह न करें। इस सप्ताह संभावित हल्की बारिश होने के मद्देनजर लाहे की पकी फसल की कटाई रोक दें तथा बाद में धूप खिलने पर कटाई करें तथा भली भांति सूखने पर थ्रेसर की सहायता से मड़ाई करें।
सरसों की 60 से 65 दिनों की फसल में दूसरी सिंचाई रोक दें। किसान भाई, गन्ने की नौलख फसल की कटाई का कार्य इस सप्ताह अभी और न करें, लेकिन यदि कटाई करना आवश्यक हो तब कटाई जमीन की सतह से ही करें तथा कटाई के बाद सूखी पत्तियों को खेत में समान रूप से फैला दें, जिससे नए कल्ले ठंड कम तापमान से न मर सकें। इस सप्ताह नींबू वर्गीय फलों के पेड़ों की सूखी, रोगग्रस्त एवं घनी टहनियों की पहले कटाई छटाई करें तथा बारिश होने के बाद लगभग 2 किलोग्राम तूतिया एवं 2 किलोग्राम बुझे हुए चूने को 225 लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर समान रूप से इस सप्ताह छिड़काव करें। ऐसे मौसम में इन पेड़ों पर तना छेदक कीटों पर भी नजर रखें। ये कीट तनों में छेद बनाकर क्षति पहुंचाते हैं। अतः किसान भाई नींबू वर्गीय फलों के पेड़ों के तनों का निरीक्षण कर कीटों द्वारा बनाए गए छिद्रों में पेट्रोल या क्लोरोफार्म की भीगी हुई रुई भरकर छिद्रों को गीली मिट्टी से बंद कर दें। ऐसे मौसम में लीची के बड़े वृक्षों में माइट अर्थात वारुस कीट तथा चूड़िल आश्रिता रोग का प्रकोप हो जाता है, जिससे पेड़ों को नुकसान हो सकता है। अतः इनसे बचाव हेतु इनकी पहचान कर 2.5 किलोग्राम घुलनशील गंधक का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर समान रूप से छिड़काव करें। प्याज की 1.5 से 2 माह की पौध की रोपाई इस सप्ताह जारी रखें, लेकिन यह भी ध्यान दें कि पहले रोपी गई फसल की ऊपरी पत्तियां यदि पीली पड़ रही हों तब समझ लें कि कीटों के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। अतः ये लक्षण दिखाई देते ही मेटासिस्टॉक्स नामक कीटनाशी की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आलू की देर से बोई फसल में ऐसे संभावित मौसम में पिछेती झुलसा रोग के लगने की संभावना है। अतः किसान भाई लक्षण दिखाई देते ही बारिश बंद होने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित हल्की बारिश के मद्देनजर सिंचाई न करें तथा यूरिया का बुड़काव भी न करें। संभावित हल्की बारिश के मद्देनजर सब्जी की अन्य फसलों में भी सिंचाई न करें। आलू की फसल की खुदाई के बाद खाली हुए खेतों में अगले सप्ताह से सब्जी के लिए राजमा की बुआई हेतु खेतों की जुताई कर तैयारी करें। मुख्य किस्मों जैसे HUR 137, BL 63, PDR 14, HUR 15 आदि में से ही किसी किस्म का चयन करें। प्रमाणित बीज एवं मृदा परीक्षण के आधार पर ही आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग करें। खेत में खड़ी सब्जी की अन्य फसलों जैसे पालक, धनिया, मेथी में निराई कर यूरिया का हल्का बुड़काव करें व संभावित हल्की बारिश के मद्देनजर सिंचाई न करें। पशुपालक भाई अपने पशुओं को ठंड से बचाने हेतु अंदर बांधना अभी भी जारी रखें, क्योंकि इस समय हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः सूखे चारे में हरा चारा बराबर मात्रा में अवश्य मिलाएं। किसी भी हालत में पशुओं को बरसीम अधिक मात्रा में न खिलाएं, अन्यथा ब्लोट नामक बीमारी हो सकती है। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है महोबा के प्रभुनाथ चौरसिया ने। आपने सर्दियों में पान बरेजे में प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं अपने उन किसान भाइयों को जो पान की खेती कर रहे हैं उन पान की खेती के संबंध में ये जानकारी देने जा रहा हूं कि इस ठंड में जब तापक्रम बहुत कम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, पाला की संभावना हो जाती है, तो पूरा का पूरा पान बरेजा, पान की पत्तियां सब नष्ट हो जाया करती हैं। हम अपने किसान भाइयों को ETV के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई इस समय सर्वप्रथम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर उनके बरेजों की छवाई हो सकता है उन्होंने समय से कर ली हो, और चूंकि छवाई ऊपर की तरफ होती है तो कभी कभी घास उड़ जाया करती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें और घास अच्छी तरह से छा दें, क्योंकि इस समय घनी छवाई की आवश्यकता है। उससे क्या होगा कि जो कम से कम बाहर की ऊपर से ठंडी हवाएं प्रवेश करेंगी। दूसरी बात, जो आपने चारों तरफ दीवार लगाई हुई है
आपने घास फूस की टटियां लगाई हुई हैं या आपने एग्रो शेड नेट जाली से दीवार बनाई हुई है, तो उनका एक बार फिर से पुनः परीक्षण कर लें कि उसमें यदि कहीं से छेद हो गए हैं या हवा वहां से आने की संभावना है तो उनको भी समाप्त कर दें, चारों तरफ से उसकी फिर से मरम्मत कर लें। दूसरी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पाले में नमी प्रचुर मात्रा में रहे। एक बात और, 5 ग्राम 10 लीटर पानी में म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पोटास आता है MOP, 5 ग्राम मात्रा लीजिए और 10 लीटर पानी में घोलिए। इसी अनुपात में आवश्यकता अनुसार जितने क्षेत्र में आपने अपने पान का बरीजा लगाया है, भीट लगाया है, उसमें छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होगा, तो आपके पान के पत्तों के अंदर रेजिस्टेंस पावर आएगी, प्रतिरोधक क्षमता आएगी और वो इस सर्दी से, इस पाले से लड़ने में सक्षम होंगे। एक किसान भाइयों, जब फसल में पाला लग जाता है, फसल कमजोर हो जाती है, तो आप देखेंगे जैसे ही फसल कमजोर होती है तो तरह तरह के रोग आते हैं, फफूंदी जनित रोग आते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग आते हैं। इनका भी प्रबंधन आपको अपनी खेती में और खेती से लाभ लेने के लिए आवश्यक होता है, इसका प्रबंधन करना। तो आपको एक फफूंदी नाशक जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से आवश्यकता अनुसार आप दवा बना लें और इसका छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा, जो फफूंदी से लगने वाले रोग इस ठंड के कारण हो रहे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, या जितना रोग था उसके आगे रोग नहीं फैलेगा। एक जो जीवाणु से रोग हो रहे हैं, बैक्टीरियल रोग हो रहे हैं, उसके लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक 6 ग्राम का एक पैकेट आता है, उस पैकेट को 6 ग्राम दवा को 30 लीटर पानी में आप घोल लें और 30 लीटर पानी में घोलने के बाद इसका भी आप माह में एक छिड़काव कर देंगे तो आप देखेंगे इस समय जो ठंड के कारण इसमें आपका फफूंदी से और जो जीवाणु से रोग आ रहे हैं उनका भी आप प्रबंधन कर लेंगे। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है सामो इटावा के जय नारायण चौधरी ने। आपने बर्बरी नस्ल की बकरी के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा आप देख सकते हैं कि बर्बरी एक मध्यम आकार की द्विकाजी नस्ल है, यानी ये दूध और मांस के लिए विख्यात है। इसका जो है उद्भव और विकास इस नस्ल का आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले हैं यहाँ पे हुआ है। एक बात इसमें बहुत विशेष है इस नस्ल में, देखने में तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर है और बड़े एक बार स्वस्थ जानवर बहुत ही सुंदर लगते हैं। सफ़ेद बॉडी कलर पे जो है भूरे चितकबरे जो है दाग हैं, इसके लिए बहुत अच्छा जानवर लगता है। लेकिन उत्पादकता पे इसको कहें तो ये जो है इसका जो एडल्ट होने, वयस्क होने की उम्र है वो लगभग 7 से 9 महीने पे है और ये 10 महीने के आसपास गाभिन हो जाती हैं बकरियां सभी की सभी। एक बार में लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत, कभी कभी 50 से 60% के बीच में 2 बच्चे देते हैं और 45 से 50% केस में 1 बच्चा देती है। और कुछ 35 से 50% बकरियां अच्छी उत्तम प्रबंध की दशा में जो बर्बरी है साल में 2 बार बच्चे दे देती हैं। तो कहने का मतलब है कि 12 से 14 महीने के अंतराल पे बर्बरी नस्ल की बकरियां 2 बार, कुछ 50 से 60% बकरियां 2 बार बच्चे दे देती हैं। तो इस तरीके से अगर आप 100 बकरियां पालते हैं, मादा वयस्क बकरियां पालते हैं, तो आपको एक साल में 200 से लेकर के 230-40 बच्चे बड़े आराम से मिल सकते हैं। और 12 महीने पे हमें जो यहाँ पे सबसे अच्छा भार मिला है इनका मांस के लिए वो लगभग 24.5 किलो मिला है। तो विश्व के किसी मानदंड के अनुसार जो है अनुवांशिक स्केल पे जो भार वृद्धि है एक अच्छी कही जा सकती है। अगर आप इनका जो बाह्य रूप देखें, प्रारूप देखें बकरियों का, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर बकरियाँ जो है चयन की सघनता के कारण एक रूप हैं, एक तरीके से हैं और इनमें जो विभिन्नता नहीं है। तो इसका एक और जो अनुवांशिक चयन हमने किया है वो लगता है कि प्रभावी है। ये बकरियां लगभग 115 से लेकर के 130 दिन तक दूध देती हैं और इस दुग्ध काल में लगभग 85 से 100 लीटर तक का दूध दे देती हैं।
ये जैसा मैंने आपको बताया कि मांस और दूध के लिए बहुत ही उपयोगी जानवर है और कहा जाता है कि एक ऐसी नस्ल है हमारे देश की जिसको कि आप जो है अपने मकान में सघन परिस्थिति में बिना चारागाह के भी पाल सकते हैं। 2-4 जानवर वो परिवार जो कि दूध के लिए बकरियां पालना चाहते हैं, तो ये बर्बरी जो है ये एक बहुत ही उत्तम नस्ल है जिसको कि आप पाल सकते हैं। दूध के लिए भी पाल सकते हैं, मीट के लिए भी पाल सकते हैं, अकेले परिवार में के लिए भी पाल सकते हैं दूध के लिए, और चाहें तो जो है व्यावसायिक बकरी पालन के लिए झुंड में भी जैसा हम लोग पाले हुए हैं, आप देख लीजिए पूरा फार्म पाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक उत्तम नस्ल है और अगर आप इस इलाके के हैं, राजस्थान के भरतपुर और आसपास के इलाके के हैं, तो आप ये नस्ल अच्छी तरह से पाल सकते हैं, सफलतापूर्वक पाल करके लाभ कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ठंड के मौसम में मुर्गियों में होने वाली समस्याएं और उनका समाधान। उचित बढ़वार हेतु देर से बोई गई गेहूं की फसल में जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।